नेट नहीं काम कर रहा था। यस। और आगे? यस युगांश। हाँ युगांश बताइए। ओके, युगांश के बाजू में कौन है? अथर्व। अथर्व आप बताइए। अथर्व स्टार्ट रिवीजन। अथर्व पवार, शुरू हो जाओ भाई। अथर्व सुन पा रहे हैं आप? सर। हाँ वेरी गुड, बताइए। सर रिवीजन नहीं किया सर मैंने। सर रिवीजन नहीं किया सर मैंने। कल की क्लास में आपने क्या पढ़ा? नोटबुक खोलिए और देख के बताइए। हाँ अथर्व। ओपन योर नोटबुक और उसमें से बताइए क्या पढ़ा आपने। यस अथर्व। हाँ जी अथर्व बताइए, कहीं वेस्ट ना करो आप। ठीक है, बात करता हूँ मैं आपके पेरेंट्स से। अथर्व पवार रेडी रहिए आप। चलिए भाई, और कोई बच्चा? एनीबॉडी लाइक टू वॉलंटियर? एनीबॉडी? इनाम मिलेगा उस बच्चे को। यस आलोक बताइए। वेरी गुड। स्विच ऑन योर वीडियो इफ पॉसिबल और ऑडियो। बताइए। यस आलोक, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू यू। बताइए। सर कल हमने 4 क्वेश्चन किए थे सर। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन किया था सर बोट का। तो उसमें 40 kg वाली बोट थी और 4 मीटर उसका लेंथ था और वो एक मैन था, उसका 60 kg वेट था। तो उसको हमने सॉल्व करके उसका एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की थी सर। सेकेंड क्वेश्चन क्वेश्चन से में आपने क्या सीखा? सवाल से आपने क्या सीखा? और हर सवाल में हम क्या सीख रहे थे? क्या नई बात हम सीख रहे थे? तो मेरे सर हिसाब से तो हम ये सीख रहे थे कि अगर 4 फॉर्मूले, हर सवाल में मैं क्या लिख रहा था? मैं 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिख रहा था, है ना? जिसमें क्या था भाई कि अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स क्या है भाई? 0 है। अगर बॉडी पे लगने वाला नेट फोर्स 0 है तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन भी क्या होगा? 0 होगा। ओके, सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन 0 यानी कि क्या होगा? वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या होगी भाई? वहां पे 0 होगी, है ना? अगर इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी 0 है तो सेंटर ऑफ मास का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा भाई? वो भी, अगर इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी 0 है, यानी कि सेंटर ऑफ मास का मूवमेंट नहीं हुआ, है ना? और इस तरह के क्वेश्चन क्या होते हैं? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे सवाल, है ना? तो जो मैंने आपको 4 सवाल कराए थे, है ना? तो उन सारे सवालों में जो क्रक्स था सेंटर ऑफ मास का, वो ये 4 लाइन थे, है ना? और वो सारी अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो आपको बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। ओके, नाउ चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। और ओके, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? जरा आप मुझे रिमाइंड कर रही है, व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? एनीवन लिख के बताइए चैट में, कोई कुछ नहीं, लिख के बताइए। व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? सर मंकी। ओके, मंकी वाला। ओके वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। मंकी का सवाल कर लिया था, तो आज हम करेंगे
एक और सवाल करते हैं, आगे बढ़ते हैं हम आज। यस, मंकी हो गया था। ये भी कर लिया था आपने, जो 2 ब्लॉक्स थे जेई 2006 का, वो भी सवाल हो गया था। हाँ, जेई 2006 का लास्ट क्वेश्चन था, इफ आई एम करेक्ट। ओके, चलिए अगला सवाल करते हैं। एक और सवाल सब लोग आप ध्यान से कीजिए, कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिए, उन 4 फॉर्मूले को ध्यान में रखिए और सवाल को आप हिट कीजिए। चलिए, सो पहला सवाल आपके सामने ये रहा, फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक पार्टिकल है, सॉरी यहाँ पे एक वेज है, ब्लॉक है, जिसका वेट है यहाँ पे 10 kg। ओके, और इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है, इसके ऊपर एक इंसान खड़ा है जिसका वेट है 25 kg। ओके, अचानक से क्या होता है, ये इंसान इधर की तरफ जंप करता है 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। 5 मीटर पर सेकेंड से क्या करता है, ये इधर की तरफ जंप करता है। अभी देखिए, ये इधर की तरफ जब जंप करेगा तो क्या होगा भाई, तो क्या होगा, ये वेज भी क्या होगा, थोड़ा पीछे की तरफ तो जाएगा, है ना। तो ये वेज आपका, हाँ ठीक है, ये वेज क्या होगा भाई, फिर आपके पीछे की तरफ जाएगा। अभी आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि ये वेज पीछे जाएगा कितनी वेलोसिटी से जाएगा, है ना। तो सवाल लिखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन लिखेंगे, initially system was at rest. Initially system was at rest. Then find the velocity of platform. Find the velocity of platform after man jumps up. After man jumps up. जब ये इंसान कूद जाता है तो ये जो प्लेटफॉर्म है किस वेलोसिटी से पीछे जाएगा, आपको अभी ये कैलकुलेट करना है। तो चलिए वही फॉर्मूला लगाइए आप, उसको आप सॉल्व कीजिए। अब यहाँ पे वेलोसिटी का प्रॉब्लम है, वेलोसिटी का मसला है यहाँ पे, तो हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए फॉर्मूला लगाइए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, पिछले वाले कॉन्सेप्ट्स को लगाइए, आंसर लेके आइए। वेरी गुड, चलिए सॉल्व कीजिए सभी लोग। गिव मी, हाँ जी आंसर्स। आंसर आ रहा है किसी बच्चे का? आंसर्स। यस, 2 आंसर आ गए मेरे पास, -12.5 and 12.5। वेरी गुड, वेरी गुड, काफी बच्चों का आंसर आ गया। 12.5, वेरी गुड, करेक्ट आंसर। 12.5 इज द करेक्ट आंसर। वेरी गुड, समझ रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छे। चलिए देखें, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो काफी बच्चों का आंसर आ गया, आप यानी कि कॉन्सेप्ट्स को आप सीख रहे हैं अच्छी तरीके से। तो समझिए इस बात को, सिस्टम को पहले हम एनालाइज करते हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म है, ये क्या है भाई, हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, और ये प्लेटफॉर्म क्या है भाई, ये प्लेटफॉर्म का वेट 10 kg है। यहाँ पे ये इंसान 25 किलो का ऐसे ही खड़े होकर मटर गश्ती कर रहा है ना, जस्ट ये तो खड़ा है। और इस पूरे को अगर आप सिस्टम लो, पूरे को अगर आप सिस्टम लीजिए, तो क्या है भाई, इस सिस्टम पे कोई फोर्स लग रहा है क्या? हाँ युवांश बताइए, एनी डाउट? क्लास के बाद लिखिए। तो इस पे कोई भी सिस्टम पे बाहर से फोर्स लग रहा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है ना। सिस्टम पे बाहर से कोई फोर्स नहीं लिख रहा है, तो मैं लिखूंगा सिस्टम पे Fnet इज इक्वल टू 0। देखिए ध्यान से, अगर Fnet की बात करते हैं तो क्या होता है, ऑलवेज एक्सटर्नल फोर्स की बात करते हैं। अगर देखिए यहाँ पे ये मैन इस पे चल रहा है, इस पे खड़ा है, तो आप तो ये बोलेंगे सर इस पे क्या लग रहा है भाई, ऊपर इसका नॉर्मल रिएक्शन है, नीचे mg है, फोर्सेस तो है,
बट इस पूरे को अगर आपने क्या माना, सिस्टम माना, इस पूरे को आपने क्या माना भाई, सिस्टम माना, तो सिस्टम मानने से क्या होगा कि अभी जो आपको जो फोर्सेस ये नॉर्मल और एमजी का जो दिख रहा है ना, ये जो आपको जो दिख रहा है नॉर्मल और एमजी का फोर्स, ये क्या है, इंटरनल फोर्सेस है, और वो खुद में ही आपस में क्या हो, कैंसिल आउट हो जाता है ना। तो इंटरनल फोर्सेस जब भी होंगे सिस्टम में तो अपने आप वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, ओके। वो अपने आप क्या होंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और वहां पे बाहर के कोई फोर्सेस नहीं आने चाहिए, करेक्ट। तो सिस्टम पे बाहर पे कुछ भी फोर्स नहीं है, बाहर का कुछ फोर्स नहीं है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू 0, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इक्वल टू कांस्टेंट, है ना, ये क्या होगा, कांस्टेंट। अब और लिखा था मैंने आपको कि अंडर दीज कंडीशन अगर इनिशियली अगर 0 है तो फाइनली भी क्या होगा भाई, 0 होगा। इस बात का फायदा उठाएंगे, लिखेंगे वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2, ओके। और इसको हमने सॉल्व कर लिया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो क्या है भाई हमारे पास 0 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये आपके पास आ गया भाई m1 की वैल्यू है 25, और ये जा रहा है इधर की तरफ, तो लिख दिया मैंने यहाँ पे -5 प्लस 10 इंटू v। मान लेते हैं कि ये जो ब्लॉक है ना, ये प्लेटफॉर्म है, किधर चला गया, इधर की तरफ चला गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, ओके। तो ये आ गया इतना, इतना इक्वल टू क्या हो गया भाई 0। सॉल्व किया आपने तो वेलोसिटी आ गई, कितनी आ गई, वेलोसिटी आती है आपकी 12.5 मीटर पर सेकंड। वेरी गुड, कांग्रेचुलेशंस। तो जिन बच्चों का आ गया वेरी गुड, जिनको नहीं आया वो देख लीजिए, समझ लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। यस, किसी बच्चे को कोई डाउट तो पूछ लीजिए, नो डाउट। ओके वेरी गुड, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। तो ये बड़ा आसान सा सवाल था पिछले कॉन्सेप्ट्स पे बेस। अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा हम, तो ये हो गया है ना, अभी इन सारे क्वेश्चंस को, कॉन्सेप्ट को अगर आप बार बार रिवाइज करते रहे तो सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, क्लियर हो गया। हाँ बिल्कुल, राइट वर्ड मूव करेगा। हाँ, तो इतने सारे कॉन्सेप्ट्स अगर आपने क्या किया, मगअप कर लिए, ये सब कुछ याद कर लिया, सारे प्रॉब्लम्स हो गए, और इसके बाद अगर आपने क्या किया, करीब करीब इस पे अगर आपने 100-150 सवाल कर लिए, तो फिर आपके लिए नीट, जेई मेंस लेवल के एग्जाम्स के सारे प्रॉब्लम इजी हो जाएंगे, और एग्जैक्टली हो सके नोट्स के उठ के प्रॉब्लम्स वहां पे आपके लिए आ जाएंगे, ओके। तो इसका रिवीजन 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 काफी इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना इसका छोड़िए नहीं। तो एक ये टॉपिक हो गया, मोशन ऑफ सेंटर मास हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीजें हो गई। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं हम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। कि मान लीजिए अभी बहुत सारे पार्टिकल हैं, देयर इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, 1 2 3 4 5 6 n नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर, और वो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो रहा है, मूव हो रहा है, तो उसमें उनका जो मोमेंटम होगा वो कैसे कंजर्व होगा, है ना। यहाँ पे इस बात को हम देखेंगे। तो जो आपने न्यूटन्स थर्ड लॉ में जो आपने पढ़ा था कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये भी कैसा है, सेम वैसा ही है कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, है ना। बट इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, दोनों एक ही बातें हैं, बट इसमें हम एक पूरे सिस्टम के लिए पढ़ रहे थे। अब वहां पे हमने क्या पढ़ा था, एक या दो पार्टिकल्स के लिए पढ़ा था, बट यहाँ पे हम पूरे सिस्टम के लिए पढ़ेंगे, ओके। तो हेडिंग डाल दीजिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, और उसमें कुछ सवाल करेंगे। तो टॉपिक है हमारा, न्यू टॉपिक इज conservation of linear momentum. Yes, कुछ डाउट? Yes, Sahib. So very good. तो नाउ देखिए कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं, आपको अगर मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि अगर हम ऐसा लिखते हैं F net is equals to ma, अगर ऐसा लिखते हैं हम P is equal to m into v, है ना। तो जाहिर सी बात है कि अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पे क्या है, एक हमारे पास एक व्हील है, या फिर हमारे पास क्या है, एक मोटर कार है, करेक्ट। तो इस मोटर कार में क्या होता है, दिस इज अनदर पार्ट, ये एक अलग पार्ट है, ये एक अलग पार्ट है ना। अगर हम व्हील में ही देखें तो मैंने आपको बताया था कि हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होती है भाई, अलग अलग होती है। रोटेशन चैप्टर में क्या होगा, आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि उसकी वेलोसिटीज कैसे कैसे अलग होती है। सो जब भी हम लिखते हैं F is equal to ma, वहां पे एक्सेलरेशन किसका होता है, एक्सेलरेशन होता है आपका सेंटर ऑफ मास। अगर हम यहाँ लिखते हैं P equal to mv, तो v क्या होता है भाई यहाँ पे, तो v होता है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का।
इसका होता है वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का होता है ना। तो अभी यहाँ पे अगर मैं लिखूं फॉर्मूला वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, तो क्या होता है भाई फॉर्मूला, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला होता है आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस एंड सो ऑन टिल mn vn, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 एंड सो ऑन टिल mn। करेक्ट, ये हो गया हमारे पास ऐसा। नाउ अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे क्या आएगा भाई, ये आ जाएगा आपके पास m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस and till so on till mn, nth particle of mass multiplied by velocity of center of mass is equal to आएगा आपके पास m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3। करेक्ट, ये इतना आ गया। ना अभी देखिए ध्यान से, इस पूरे को अगर आपने जोड़ दिया तो ये क्या आएगा भाई आपके पास, ये आएगा पूरा मास m टोटल इनटू आएगा आपके पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ओके, तो और यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या है भाई m1 v1, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल। m2 v2 को लिख सकता हूँ मोमेंटम ऑफ सेकंड पार्टिकल। सिमिलरली m3 v3 क्या लिख सकते हैं भाई, इसको लिख सकते हैं मोमेंटम ऑफ थर्ड पार्टिकल एंड सो ऑन एंड सो। करेक्ट, ये हो गया आपके पास। नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ भाई, यहाँ पे देखिए p इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ना, तो इस पूरे को हम लिखते हैं मोमेंटम ऑफ सिस्टम, मोमेंटम ऑफ सिस्टम। अभी देखो आप यहाँ पे, ये जो मास मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल एम, ये कैपिटल एम क्या है, क्या है भाई, ये तो उस सिस्टम के सारे मासेस का जो सम है वो क्या है भाई, दिस इज कैपिटल एम। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। करेक्ट, ये हो गया यहाँ पे, तो p सिस्टम इज इक्वल टू p1 प्लस p2 प्लस p3 एंड सो ऑन। करेक्ट, नाउ अभी मोमेंटम को कंजर्व करने की बात कर रही है ना, हम क्या कर रहे हैं भाई, हम मोमेंटम को कंजर्व करने की बात कर रहे हैं। तो ये कंजर्वेशन आएगा कैसे, तो अभी जस्ट हम अपने पुराने वाले कंसेप्ट पे जाएंगे, पुराने वाले कंसेप्ट पे जाएंगे। पुराना वाला कंसेप्ट क्या था, पुराना वाला कंसेप्ट ये था कि अगर ये एक सिस्टम है, अगर ये क्या है भाई, एक सिस्टम है, ये एक सिस्टम है और यहाँ पे इस पे अगर एक्सटर्नल फोर्स क्या हो रहा है भाई, जीरो हो रहा है, सिस्टम का एक्सटर्नल फोर्स क्या लग रहा है भाई, जीरो, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा सेंटर ऑफ मास का वो क्या होगा, जीरो होगा। क्या होगा भाई, वो तो जीरो होगा। अगर ये जीरो है तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी भाई, वो होगी कांस्टेंट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगी भाई, कांस्टेंट। ध्यान से देखिए इस बात को, ये क्या लिखा है भाई, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, कांस्टेंट, है ना। और अंडर दिस कंडीशन ये चीज रही तो v इनिशियल और v फाइनल भी क्या होते हैं भाई, बराबर होते हैं। एंड वी नो दैट ये मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m इंटू v। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m इंटू v। तो इसलिए मैं ऐसा बोल सकता हूँ P of system is equal to constant। P of system is equal to क्या हो गया भाई, constant। मोमेंटम सिस्टम का क्या रह गया, constant। क्यों हुआ constant, बिकॉज जो v इनिशियल है वही क्या है भाई आपका फाइनल है। करेक्ट, आई बात समझ में, आई बात समझ में ईच एंड एवरीवन, सबको। अभी इसको मैं आपको याद दिला देता हूँ, एक बार रिवाइज करा देता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ से हमने इसको कैसे डेराइव किया था, इस बात को मैं आपको याद दिला देता हूँ। यस, एनी डाउट? अच्छा, इसमें कुछ डाउट आपको है ना, हमने देख लिया कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास अगर क्या है, कुछ जीरो है तो वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर वो कांस्टेंट है तो v इनिशियल और v फाइनल भी बराबर होंगे। वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई तो मोमेंटम भी क्या रहेगा भाई आपका, कांस्टेंट। बिकॉज मास को तो चेंज आप नहीं कर सकते, मास को चेंज नहीं कर सकते, मास वेरी नहीं हो रहे हैं। तो p इनिशियल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, p फाइनल। सिस्टम का क्या होगा भाई, ये कांस्टेंट रहा, कंजर्व रहा ना। दूसरी बात आप यहाँ पे देखिए, हमने फोर्स को कैसे डिफाइन किया था भाई, हमने फोर्स कैसे डिफाइन किया था, F एक्सटर्नल, F नेट इज इक्वल टू dp बाई dt, है ना। ऐसा देखा था हमने कि F जो एक्सटर्नल होता है वो क्या होता है, ये dp बाई dt होता है। तो अगर देखिए ध्यान से, यहाँ पे हम ऐसा बोलते हैं कि F नेट इक्वल टू क्या हो जाए भाई, जीरो हो जाए, तो इसका मतलब क्या हो गया भाई, dp इक्वल टू भी क्या हो गया, जीरो हो गया, है ना। तो डिफरेंशिएशन में हम यहाँ पे अगर आप क्या रखो कि ये पूरा का पूरा जीरो आ जाए, तो यहाँ कोई अगर ये कांस्टेंट वैल्यू होती है ना, तो इस पूरे डिफरेंशिएशन का जो रिजल्ट होता है वो क्या आता है भाई, जीरो आता है ना। आपने पढ़ रखा होगा इस बात को। तो यानी कि dp जीरो हो गया, इसका मतलब क्या हो गया भाई, दिस डेल्टा p इज इक्वल टू जीरो। चेंज कुछ नहीं हुआ डेल्टा p,
तो डेल्टा पी जीरो इसका मतलब क्या हो गया भाई, इसका मतलब हो गया पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, करेक्ट। तो दोनों तरीकों से हमने देख लिया। हालांकि सेंटर ऑफ मास का तरीका आपको और ज्यादा अच्छे से पता हो तो दैट इज अ बेटर अंडरस्टैंडिंग रादर देन दिस। तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया, उसमें भी समझाया था न्यूटन सेकंड लॉ में भी, और यहाँ भी आपको बता दिया। तो लॉजिक इज वेरी 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 सिंपल। ओके, एनी डाउट? एनी डाउट बच्चों? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम सवालों की तरफ। तो जो कुछ भी लर्निंग होती है उसकी किसमें होती है, क्वेश्चन से होती है ना। तो इसका क्वेश्चन हमने कुछ ऐसे करा था, छोटे छोटे क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस इज अ गन। ये मान लीजिए क्या है भाई, एक गन है, और ये गन है, गन का जो मास है कैपिटल एम है, और गन के अंदर ही क्या है अभी बुलेट है, और बुलेट का मास है स्मॉल एम। बुलेट को इन्होंने क्या किया, फायर किया, है ना। आप सबको पता होगा, 9वीं क्लास से सब सवाल करते आ रहे हैं आप लोग, फिर भी रिवीजन कराता हूँ मैं आपको। बुलेट को इन्होंने जब फायर कर दिया, कितनी वेलोसिटी से फायर किया, v वेलोसिटी से, बुलेट का मास स्मॉल m। तो कैलकुलेट रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ दिस कैपिटल मास m, है ना। आप सभी लोग जानते हैं कि जब भी हम गन को फायर करते हैं तो क्या होती है, गन रिक्वेल्स बैक। सो अभी देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ऐसा आता है, रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द गन, तो कैसे निकालेंगे, है ना। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि सिस्टम पे एफ नेट एक्सटर्नल की क्या वैल्यू है ना। तो अभी तो आप बोलोगे सर अब अभी तो आपको फायर किया है एफ नेट एक्सटर्नल, तो कुछ तो आएगा, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे जो भी आपको जो फोर्सेस दिख रहे हैं ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं, ट्रिगर को प्रेस करते हैं और यहाँ पे स्प्रिंग क्या होता है, रिलीज होता है, तो बुलेट क्या हो जाता है भाई, फायर हो जाता है ना। अब यहाँ पे जो कुछ भी चल रहा है ना, ये क्या है, इसका इंटरनल मैटर है, ये इनका अंदर की बात है, इनके अंदर की बात है। तो अंदर की बात क्या होती है, वो कैंसल आउट हो जाती है। नॉर्मल लग रहा है, एमजी लग रहा है, ये कुछ दिस दैट जो कुछ भी है वो सारा क्या हो जाता है भाई, वो कैंसिल आउट हो जाता है ना। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट बाहर से कोई फोर्स आ रहा है क्या भाई, नहीं आ रहा, तो इसलिए लिखते हैं हम यहाँ पे भाई पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल। ओके, इनिशियली अगर आप देखिए सिस्टम को तो ध्यान से क्या था भाई, ये कैपिटल एम और ये स्मॉल एम दोनों ही क्या है भाई, अंदर की तरफ है, दोनों की वेलोसिटी है 0, तो यहाँ लिखते हैं हम। ओके, फाइनल कंडीशन क्या है कि बुलेट को फायर किया जा चुका है वेलोसिटी v से, और इसकी वेलोसिटी इधर आगे कितनी हो गई, v डैश हो गई। ओके, तो फाइनल मोमेंटम मैं ऐसा लिखूंगा कैसे, स्मॉल मास m इंटू v प्लस, इसको ऐसे लिखूंगा, कैपिटल मास m इंटू माइनस ऑफ v। माइनस क्यों लिया, बिकॉज डायरेक्शन क्या है, उसकी अपोजिट है। तो इसको करके इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये कैसा आएगा, ये आएगा आपके पास m इंटू v इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू दिस V। तो हमें क्या निकालना है भाई, V डैश की वैल्यू निकालनी है, V डैश, तो V डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कैपिटल M इंटू V अपॉन कैपिटल M। तो ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप इसको कैलकुलेट करें तो इसकी वैल्यू क्या होती है, काफी कम आती है। आप सबने देखा होगा इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, काफी कम आती है। ओके, हाँ, पी इनिशियल देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, इसमें हम दो कंडीशन देखते हैं, दो स्टेट देखते हैं सिस्टम की। तो पहली स्टेट तो कौन सी थी भाई, ये है आपकी पहली स्टेट, है ना, जब बंदूक और गोली एक साथ है ना, बंदूक और गोली क्या है भाई, एक साथ है। और फाइनल क्या हो गया भाई, जब हमने ट्रिगर को दबा दिया। तो इसमें दो कंडीशंस होती है, एक ट्रिगर दबाने से पहले वाली कंडीशन, और एक बार जब हमने ट्रिगर को दबा दिया फिर दूसरी कंडीशन। तो देखिए दूसरी कंडीशन कौन सी हो गई भाई यहाँ पे, तो दूसरी कंडीशन ये होती है कि आपने क्या करा, यहाँ पे ट्रिगर को दबा दिया और ये बुलेट आगे निकल चुकी। तो ये कंडीशन हम मानते हैं इनिशियल और ये मानते हैं फाइनल। तो अभी बताइए बुलेट को फायर नहीं किया है तो बंदूक के पास कोई वेलोसिटी है क्या, बिल्कुल नहीं। बुलेट को फायर नहीं किया है तो बुलेट के पास कुछ वेलोसिटी है क्या, बिल्कुल नहीं। तो इन दोनों का मोमेंटम चलिए आप लिख लीजिए, m इंटू 0 प्लस कैपिटल M इंटू 0, तो ये सब करके तो क्या आएगा भाई, ये तो 0 ही आएगा, है ना। इसलिए मैंने लिखा, इसलिए इनिशियल मोमेंटम 0, ये सतर क्या हो गया, ये सतर पावर, why you are writing no, no, spreading negativity, था ना सर,
सर आपने पूछा था कि मोमेंटम 0 होगा कि नहीं। ओके क्लियर। चलिए इस पे और सवाल करते हैं। सो इसमें सवाल घुमा के काफी आपको दिए जाते हैं एग्जाम में, और सवाल होते हैं काफी आसान, थोड़ा सा इनको क्या करते हैं घुमा देते हैं। तो कैसे, पहला सवाल देखिए आपके पास, क्वेश्चन ऐसा देखिए, क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यहाँ पे एक कार है, गाड़ी है एक, और ये गाड़ी क्या हो रही है भाई, आगे ऐसे ये गाड़ी जा रही है ऐसे वी मास, है ना, और इस गाड़ी में कोई तो बैठा हुआ है, और इस गाड़ी का जो टोटल मास है ना दैट इज कैपिटल है। ओके, ये गाड़ी आगे जा रही है, आगे जा रही है, आगे जा रही है, फिर क्या है यहाँ पे ऊपर की तरफ क्या है, गाड़ी रोड के बाजू में क्या है, 5 स्टार होटल है बहुत बड़ा, है ना, और यहाँ पे होटल में एक फेमस स्टंटमैन रजनीकांत बैठे हुए हैं। कौन बैठा है, रजनीकांत। रजनीकांत को ये पता लगता है कि इस गाड़ी में एक अंडरवर्ल्ड डॉन इसमें बैठ के जा रहा है, रजनीकांत को क्या करना है, इनको फिनिश करना है ना। तो फिर क्या होता है, रजनीकांत इस गाड़ी में होटल का जो दरवाजा है, खिड़की है, उसका शीशा तोड़ के ये ऊपर से कूद जाता है, इसका मास स्मॉल एम, और ये कूद के गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है ना। फिर ये उस अंडरवर्ल्ड डॉन को मार पाता है नहीं मार पाता है वो हमें नहीं देखना है, बट ध्यान से देखिए, जब ये गाड़ी जब इसके ऊपर कोई नहीं कूदा तो इसका वेलोसिटी कितना है भाई, v। इसकी वेलोसिटी कितनी है, v। तो ये हो गया हमारा क्या है, इनिशियल स्टेट। अभी जैसे कोई इंसान इसके ऊपर क्या हुआ, कूद गया इस गाड़ी के ऊपर, तो जाहिर सी बात है इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, चेंज हो जाएगी, है ना। सो सवाल ये पूछा गया है, फाइंड द velocity of system, find the velocity of system when another man jumps on the car। जब कोई दूसरा बंदा कार के ऊपर कूद गया तो कार की सिस्टम की वेलोसिटी क्या होगी, बताइए। आंसर्स वेरिएबल में आएंगे। प्रतीक का आंसर है कैपिटल ऑफ mv अपॉन स्मॉल m प्लस कैपिटल m। ऐसा था आंसर बताइए, करमजोत सिंह आंसर बताइए। यस एवरीबॉडी सॉल्व करें सभी लोग। आप लोग कोई सी मूवी याद है जिसमें ऐसा सीन देखा आपने, कोई सी मूवी देखी है आपने? मुझे एक मूवी याद आ रही, क्रिश 2006। हाँ करमजोत सिंह, देखिए आपने कोई सी मूवी जिसमें हीरो ऊपर से कूद रहा है, हॉलीवुड बॉलीवुड की कोई सी मूवी जिसको आपको याद हो, नाम बताइए मूवी का, फिर हम बात करेंगे मूवी के बारे में। वेलकम, वेलकम में किधर, हाँ उसमें भी कूदा है, हाँ बराबर। बाकी बच्चे मूवी नहीं देखते, वेरी गुड। यस आंसर आंसर सारे लोग बताइए, सारे बच्चे। यस मैं तो एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ ना।
आप मूवी देख रहे थे, ऐसा सीन क्रिएट हुआ। हियर पी इनिशियल कैन नॉट बी जीरो, नहीं यहाँ पे पी इनिशियल जीरो नहीं होगा। वेरी गुड, अच्छा पकड़ा आपने। हाँ आंसर प्रतीक, आपका आंसर करेक्ट है। हाँ कॉस्ट ऑफ हियर पी इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ओके चलिए सॉल्व करते हैं हम यहाँ पे, इसको सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये कैपिटल एम है, ये कार का मास है, इसके अंदर कोई भी बैठा हुआ है, और ये v वेलोसिटी से जा रहा है। कितनी वेलोसिटी से जा रहा है भाई? v वेलोसिटी से जा रहा है। तो यहाँ पे इसका इनिशियल मोमेंटम है ना, वो देखना है। और फिर इसके बाद क्या होता है भाई? इसके बाद ऐसा कुछ होता है कि इसके ऊपर एक और ये स्मॉल m का मास इस पे आ गया है, और पहले से m है, तो पूछा जा रहा है इसका नया वेलोसिटी v डैश विल बी व्हाट, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, अभी ना यहाँ पे ये इंसान और ये कार, इस पूरे को हम क्या मानेंगे? एक सिस्टम मानेंगे। इस पूरे को क्या मानेंगे? हम एक सिस्टम मानेंगे। करेक्ट। अगर देखिए सिर्फ ये कार है, तो कार के अकेले के मोमेंटम से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। करेक्ट। अब यहाँ पे देखिए कि कार का मोमेंटम चेंज होता है नहीं होता है, तो उसके लिए क्या होगा कि एक दूसरा पार्टिकल तो आना ही आना है। करेक्ट। कि कार का मोमेंटम अगर चेंज हुआ, चेंज नहीं हुआ, बढ़ गया, घट गया, तो देयर विल बी सम इम्पैक्ट, है ना, देयर विल बी सम इम्पैक्ट। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, अभी यहाँ पे क्या होगा? दिस कार, ये जो कार है और ये जो सिस्टम है, ये जो पर्सन है, दिस होल विल बी कंसिडर एज अ सिस्टम। नाउ ये कार के ऊपर आके गिरता है धड़ाम से, है ना, तो आपको लगता है अरे कार पे तो कोई एक एक्सटर्नल फोर्स आ गया, लगता है ना कार पे क्या आ गया? एक्सटर्नल फोर्स आ गया, अभी तो मोमेंटम का कंजर्वेशन नहीं होगा। बट ये क्या है भाई? दोनों एक सिस्टम है, दोनों को हमने क्या मान लिया? एक सिस्टम मान लिया। तो ये जो धड़ाम की आवाज हुई कार के ऊपर, कार के छत के ऊपर, तो इससे क्या हुआ भाई? एक फोर्स पैदा हुआ। अब ये फोर्स कैसा है? इंटरनल है। फोर्स कैसा है जी? इंटरनल है। तो अभी पूरा एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है भाई? जीरो है। एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी है? जीरो। ओके, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू जीरो है, तो पी इनिशियल विल बी इक्वल टू पी फाइनल, है ना। तो नाउ देखिए पी इनिशियल कितना हो गया आपके पास? बहुत ही आसान, m इंटू वी। ओके, नाउ पी फाइनल की वैल्यू क्या है? तो पी फाइनल की वैल्यू है स्मॉल कैपिटल M प्लस स्मॉल m, बिकॉज उसको आपने क्या कर लिया? एक सिस्टम में जोड़ लिया, इंटू इंटू वी डैश, इंटू वी डैश। वी डैश को सॉल्व कर लें आप, तो वी डैश की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? कैपिटल M इंटू यू, सॉरी M इंटू वी अपॉन, दिस इज द आंसर। ये क्या है भाई आपका आंसर? ओके डन। हाँ जी, एनी डाउट? किसी बच्चे को कोई डाउट? आगे बढ़ते हैं और सवाल करते हैं। अब क्वेश्चन करते हैं बॉम्ब वाले, है ना। तो देखिए ध्यान से, कई बार आपसे सवाल पूछा जाता है एमसीक्यू में कि अगर मान लीजिए क्या हो रहा है? एक बॉम्ब का ब्लास्ट हो रहा है ना। चलो आप बताओ क्या हो रहा है भाई? बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, तो जब बॉम्ब ब्लास्ट होता है तो क्या उसमें मोमेंटम कंजर्व होता है नहीं होता? अगर बॉम्ब का ब्लास्ट हो रहा है तो क्या मोमेंटम कंजर्व होगा? होता है। अरे बॉम्ब तो ब्लास्ट हो गया ना भाई। देखो बॉम्ब ऐसा है ना, आप क्या करते हो? फुलझड़ी लेके जाते हो और वहां पे उसको टच कर देते हो, तो आपने तो फोर्स बाहर से दिया, आपने तो बाहर से इनिशिएट किया ना, फिर कैसे कंजर्व होगा? हाँ जी, फिर से सोचिए सोचिए थोड़ा सा, हुआ कि नहीं? कंजर्व हुआ कि नहीं हुआ? देखो ना, बॉम्ब होता है, बॉम्ब को कैसे फोड़ते हैं? या तो उसमें हम बाहर से एक रिमोट दबा देते हैं, या फिर हमारा जो दिवाली का जो पटाखा होता है उसमें हम बाहर से इनिशिएट करना पड़ता है। तो कैसे हो गया कंजर्व? गिव योर रीजन। अगर यस होता है, क्यों होता है?
प्रतीक का बारे बोल रहे हैं कि इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन कंजर्व हो गया, नहीं समझ में आया मुझे। वेदांत बोल रहे हैं कि नहीं, ओके बुद्धि खुल गई इनकी। यस, कंचन बताइए क्यों होता है कंजर्व, आलोक बताइए क्यों हो रहा है कंजर्व। सर बिकॉज जो बॉम्ब का जो वही शार्पनेस वो हर direction में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन। पार्टिकल्स अपोजिट। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए जब भी कभी बॉम्ब का एक्सप्लोजन होता है ना, तो जो बॉम्ब का एक्सप्लोजन आप कुछ भी कर दो, उसमें बाहर से आग लगा दो, कुछ भी कर दो, कुछ भी आप तरीका अपना दो, क्या होता है भाई बॉम्ब के अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल चेंजेस होते हैं। बॉम्ब के अंदर क्या होता है भाई, केमिकल चेंजेस होते हैं। तो जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक ग्रेनेड है ना, चलो मैं आपको बॉम्ब के बारे में अभी पीएचडी कराता हूँ। तो देखिए ध्यान से, मान लीजिए कोई क्या है भाई, एक बॉम्ब है, देखिए ध्यान से। तो ये मान लीजिए ये क्या है भाई, एक हथगोला है ना, ग्रेनेड है ना। तो ग्रेनेड में क्या होता है भाई, यहाँ पे एक पिन लगी होती है, और आपने देखा होगा कि मूवीज में क्या करते हैं, उस पिन को ऐसे दांत से खींच के क्या करते हैं, फिर उसको फेंकते हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है कि यहाँ पे एक ऐसा एक सिलिंड्रिकल बात होता है, और बॉम्ब में यहाँ पे पूरा का पूरा क्या होता है, एक्सप्लोसिव भरा होता है ना। नाउ अभी यहाँ पे जो एक्सप्लोसिव है ना, उसे इग्निशन चाहिए, उसे क्या चाहिए, इग्निशन चाहिए। तो जैसे यहाँ से इसको जब ओपन करते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एक फायरिंग एजेंट क्या होता है, ऊपर से चल के नीचे आता है, ऊपर से चल के क्या आता है भाई, नीचे आता है। और उसको ऊपर से आने में क्या होता है, नीचे तक आने में थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो आपने मूवीज में देखा होगा कि यहाँ पे क्या है, अमिताभ बच्चन इसने क्या किया, और यहाँ पे कुछ गुंडे हैं, इन्होंने क्या किया, ग्राइंडर निकाल के इधर फेंका, तो अमिताभ बच्चन क्या कर लेते हैं, इसको पकड़ लेते हैं, और फिर ये वापस इस तरफ फेंक देते हैं, है ना। और बीच में किसी ये फिर उठा के इसके पास फेंक देता है, अमिताभ बच्चन दोबारा फेंकता है, तो उसके हाथ में ब्लास्ट हो जाता है ना। तो क्या होता है भाई, यहाँ से ऊपर से नीचे तक आने में क्या होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है ना। तो जब भी कोई फौजी होते हैं, जब ग्रेनेड को कैसे खींच के फेंका ना, तो ऐसे वो काउंटिंग करते हैं, 1001, 1002, 1003, और फिर वो फेंकते हैं उसको। तो इससे क्या होगा, किसे ये होगा कि ग्रेनेड को ऐसा बोलते हैं कि ये 6 सेकंड का टाइम लगता है इसको ब्लास्ट होने में, है ना। तो आपने खींच के फेंक दिया, तो फिर क्या होगा, एनिमी उठा के फिर आपके ऊपर फेंक देगा, करेक्ट। तो इसलिए वो 3 तक अपने हाथ में रख के काउंट करते हैं, और फिर वो फेंकते हैं उसको दोबारा, क्योंकि क्या हो जाए भाई, ये 6 सेकंड का टाइम लैप्स इधर ही हो जाए, और एग्जैक्टली 6 सेकंड पे जाके क्या हो, वो गिरे, ब्लास्ट करे। तो हम बात करते हैं जब बॉम्ब की, तो बॉम्ब में जब भी कभी एक्सप्लोजन होता है ना, तो उसके इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है। क्यों होता है भाई, तो होता है इंटरनल केमिकल रिएक्शन की वजह से। अब बॉम्ब का फटना भी क्या हो गया, उसके इंटरनल मैटर्स की वजह से हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे बॉम्ब जब फटता है, तो बाहर से एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होता है, जीरो होता है। तो एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, बॉम्ब का जो मोमेंटम होगा, दैट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी कंजर्व। इसलिए पी इनिशियल इज इक्वल टू पी फाइनल, बॉम्ब के केस में भी होता है। ओके, तो आपके लिए एक सवाल, बॉम्ब का एक सवाल लिखेंगे। अगला सवाल, क्वेश्चन है आपके सामने, एक बॉम्ब है जिसका मास है 3m। बॉम्ब को हमने इधर फेंका, बॉम्ब को इधर फेंका, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v वेलोसिटी है। ऐसे फेंका तो बॉम्ब क्या हो गया भाई, रास्ते में 2 टुकड़ों में टूट गया। कितने टुकड़े में, 2 टुकड़ों में, सच दैट एक का मास m था, और दूसरा जो फ्रैगमेंट है उसका मास है 2m, है ना। तो पहला जो फ्रैगमेंट था उसकी वेलोसिटी हमें नहीं पता, दूसरा जो फ्रैगमेंट है उसकी वेलोसिटी हो गई कितनी, 2v, है ना। तो सवाल आपसे पूछा गया, कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट पार्ट m, calculate the velocity of first part m after explosion के बाद आप उसकी वेलोसिटी बताइए, पहले फ्रेगमेंट। यस, चलिए कैलकुलेट करेंगे सभी लोग, ट्राई करेंगे सभी लोग, कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्व करना है, दैट्स ऑल।
एक काम कीजिए, आप न्यूमेरिकल वैल्यू ले लीजिए। यहाँ पे ये v है ना, इसको आप लिख लो 20 मीटर पर सेकेंड लिख लो, और इसको आप लिख लीजिए 30 मीटर पर सेकेंड। ये 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपका 30 मीटर पर सेकेंड, इसकी v की वैल्यू बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए। Yes, 0. Correct answer. Very good. Correct answer. 0 is a correct answer. आज सबका आ रहा है, सारे बच्चों का आ रहा है आंसर। चलिए सॉल्व करके देखते हैं यहाँ पे। सो बॉम्ब का फटना, बॉम्ब का फटना क्या होता है भाई? एक इंटरनल मैटर है उनका। तो यहाँ पे क्या होगा, that delta p is equal to 0, p initial equal to p final. p initial कितना होगा? This 3m is moving with the velocity of 20 meter per second. तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई is equal to final. अभी देखिए ये दोनों भी टुकड़े इधर की तरफ इधर ही जा रहे हैं, तो ये कितना हो गया? ये हो गया आपके पास m into v plus 2m into 30, है ना? सो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, ये हो गया 30, ये हो गया 30, mv की वैल्यू हो गई 0, यानी वेलोसिटी आया इसका 0 मीटर पर सेकंड, है ना? तो इसका मतलब क्या हो गया, जब ये बड़ा सा बॉम्ब फटा तो ये छोटा टुकड़ा यहीं पे रह गया और ये बड़ा वाला टुकड़ा आगे की तरफ भाग गया, है ना? तो कई बार आपने दिवाली में ऐसा ऑब्जर्व भी किया होगा। क्या ऑब्जर्व किया होगा कि यहाँ पे क्या किया है आपने, एक बॉम्ब आपके पास ये हाइड्रो बॉम्ब है, इधर आपने आग लगाया छुरछुरी से, तो क्या हो गया भाई, एक टुकड़ा यहाँ रह जाता है, दूसरा टुकड़ा यहाँ पे जाके गिरता है। ऑब्जर्व किया आप लोगों ने? कितने लोगों ने ऐसा देखा है? होता है? होता नहीं होता? साहिल ने देखा, कंचन ने भी देखा। कंचन, पटाखे जानते क्या आपको? ओके चलिए, तो इस बार दिवाली में क्या प्लान है? पटाखे जलाएंगे खूब सारे, पैसे में आग लगाएंगे? हाँ जी? नो नो, क्यों नहीं भाई? वेरी गुड। तो पैसे बच जाएंगे, उसका क्या करोगे फिर? हाँ जी? पार्टी खाएंगे, खाते तो आप रोज हो। ओके, गुड टू नो दैट। डोनेट किसको भाई? वेदांत डोनेट करेंगे, किसको डोनेट करेंगे? चलिए, गुड टू नो योर प्लान। चलिए देखिए ध्यान से, तो ये सवाल हो गया आपका। अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दिवाली आ रही है तो बॉम्ब वाले सवाल ही करेंगे इस बार। तो बॉम्ब वाला सवाल क्या है? एक सवाल ऐसा है कि यहाँ पे एक मास है। ओके वेदांत, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बॉम्ब है, जो कि ये बॉम्ब ऐसा ऐसा रखा हुआ है, और ये क्या हो गया, अचानक से बॉम्ब ब्लास्ट हो गया। ये भी न्यूज में कभी सुनने में आता है कि कहीं बॉम्ब रखा हुआ था, थ्रैश पे रखा हुआ था, और अपने आप क्या हो गया, वो ब्लास्ट हो गया। या फिर कोई आईईडी रखी हुई है, उसके ऊपर कोई गाड़ी चली गई, कुछ ऐसा हो गया, वो ब्लास्ट हो गया पूरा का पूरा। तो वैसे ही कोई वैसा बॉम्ब रखा हुआ था, और ये बॉम्ब क्या हो गया, 3 इक्वल टुकड़ों में क्या हो गया, ब्लास्ट हो गया।
है ना, 3 इक्वल टुकड़ों में क्या हो गया भाई, ब्लास्ट हो गया। तो ब्लास्ट हो गया तो ये इसके फ्रैगमेंट्स हो गए m m and m, है ना, सच दैट ये वाला जो मास था ना इधर चला गया 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नेगेटिव x में, और ये वाला जो नीचे वाला जो मास था ये नीचे चला गया आपका 8 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से नीचे की तरफ। ओके, नाउ आपसे सवाल में ये पूछा है ये जो तीसरा जो फ्रैगमेंट है ना इसकी आप वेलोसिटी बताइए, तीसरे फ्रैगमेंट की वेलोसिटी बताइए, है ना। तो सवाल कुछ ऐसा है, शेल suddenly burst into 3 equal pieces, so find the velocity of third part, तीसरे पार्ट की आप वेलोसिटी निकाल के बताइए। चलिए सॉल्व करेंगे इसको, थोड़ा डिफरेंट है सवाल, थोड़ा हटके है। 14 मीटर पर सेकेंड नो, थोड़ा सॉल्व कीजिए, थोड़ी मजदूरी कीजिए, मेहनत कीजिए थोड़ा सा, फिर आंसर बताइए। प्रतीक बार है 10, देखते हैं 10 इज द क्लोजेस्ट आंसर, -14 10 अदर, बाकी लोग सॉल्व कीजिए, 1 मिनट सॉल्व कीजिए आप। तो देखिए काफी आसान सवाल है ये, है ना, देखिए सीखिए सभी लोग कैसे इसको सॉल्व करते हैं। तो ना देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये m वाला मास है ना ये x में जा रहा है, और ये दूसरा जो m मास आप देख रहे हो ये किधर जा रहा है भाई, y में जा रहा है ना। तो यानी कि जो आपका जो बॉम्ब है वो टूट गया, उसके टुकड़े हो गए, तो एक तो x में जा रहा है, दूसरा किधर जा रहा है भाई आपका y में जा रहा है ना, एक x में जा रहा है और दूसरा y में जा रहा है। नाउ अभी समझिए यहाँ पे अब मोमेंटम तो क्या रहता है भाई, कंजर्व रहता है, मोमेंटम तो क्या रहता है भाई, कंजर्व रहता है, करेक्ट। तो अभी देखिए एक x में जा रहा है और एक y में जा रहा है, अगर मोमेंटम को कंजर्व होना है, तो क्या होगा भाई, यहाँ पे x वाला जो मोमेंटम है उसको भी कैंसिल करना होगा, और नीचे जो y वाला मोमेंटम है उसको भी क्या करना पड़ेगा, कैंसिल आउट होना पड़ेगा, करेक्ट। सो अभी यहाँ पे कहने की बात ये है कि जो तीसरा जो आपके पास जो फ्रैगमेंट पार्टिकल है, तीसरा जो आपके पास जो फ्रैगमेंट है उसके पास x और y दोनों में वेलोसिटी आनी चाहिए, तब जाके आपका ये मोमेंटम कैंसिल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं, है ना। तो अभी आपके पास क्या चाहिए, जो तीसरा जो पार्टिकल है उसके पास x और y दोनों में ही वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी ये कैंसिल हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, करेक्ट। तो हम ये क्या करेंगे सवाल में, हम जस्ट ये मान लेंगे कि ये जो पार्टिकल है ना आपका जो तीसरा वाला मास, ये तीसरे वाले मास के पास x में भी वेलोसिटी है और इसको y में भी वेलोसिटी मान लेंगे, जस्ट ऐसे ही vx और vy। ओके, तो हम तो ये जानते हैं कि जब बॉम्ब फटता है तो क्या होता है भाई, सिंस इट एक्सप्लोड्स ड्यू टू इट्स इंटरनल रीजन, है ना, तो इस पे एफ नेट एक्सटर्नल क्या होता है भाई, 0 होता है, तो डेल्टा पी इज इक्वल टू 0, मोमेंटम क्या होता है, कंजर्व होता है। जैसे मोमेंटम कंजर्व हो रहा है तो मोमेंटम x में भी क्या होगा, कंजर्व होगा, और मोमेंटम आपका y डायरेक्शन में भी क्या होगा, कंजर्व। ओके, तो हम क्या करते हैं, एक बार x में मोमेंटम को कंजर्व कर लेते हैं और एक बार हम y में मोमेंटम को कंजर्व करते हैं। ओके, नाउ अभी देखिए x में जो मोमेंटम है उसको मैं ऐसे लिखूंगा, माइनस ऑफ m इंटू 6। देखिए ध्यान से, यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा मैंने माइनस ऑफ m इंटू 6, बिकॉज ये m है किधर जा रहा है भाई, निगेटिव x में जा रहा है, ये m किधर जा रहा है आपका, निगेटिव x में जा रहा है, तो माइनस m इंटू 6 लिख लिया मैंने यहाँ पे, प्लस ये देखिए ये जो दूसरा वाला जो मास है आपके पास, ये वाला मास, इसके पास x में कोई वेलोसिटी है क्या, नहीं, इस मास के पास x में कोई वेलोसिटी नहीं है, ओनली एक वेलोसिटी है किधर, y डायरेक्शन में, किधर है भाई ये, y डायरेक्शन में। तो यहाँ पे लिख लिया इसका वेलोसिटी, यहाँ पे हमने क्या लिख लिया, ये लिख लिया हमने यहाँ पे m इंटू 0, x डायरेक्शन की बात हो रही। ओके, नाउ प्लस ये वाला मास है, ये वाला मास है,
इस मास को हमने क्या लिख लिया, इसको लिख लिया हमने यहाँ पे m इंटू वी एक्स, आउटपुट के इक्वल टू 0 के बराबर। तो अभी आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा भाई, ये आएगा आपके पास माइनस ऑफ 6m इज इक्वल टू माइनस ऑफ m इंटू वी एक्स। m से m क्या हो गया भाई, कैंसिल आउट हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पे वी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 6। यानी कि ये जो पार्टिकल है, तीसरा वाला पार्टिकल, वो x में कितना गया, 6 मीटर पर सेकेंड से x की तरफ निकला। ओके, तो अभी हमने क्या किया, x में मोमेंटम को कंजर्व किया, x में मोमेंटम को कंजर्व किया, और यहां से निकल गई कि ये बात हमें पता चल गया कि इसके पास क्या है भाई, 6 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी है x डायरेक्शन। ओके, नाउ y की बात करते हैं। तो बॉम्ब का एक्सप्लोजन है, इंटरनल फोर्सेस हो रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो डेल्टा पी वाई इज ऑल्सो इक्वल टू 0, मतलब कुछ भी चेंज नहीं है। तो इसको हम क्या करते हैं कैलकुलेट, जस्ट अ सेकेंड। अभी देखिए, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ मैं माइनस ऑफ m इंटू 8, बिकॉज ये वाला पार्टिकल जो है आपके पास, ये वाला पार्टिकल ये नीचे आ रहा है 8 मीटर पर सेकेंड से, ये इधर की तरफ जा रहा है, और इसको हमने मान लिया कि कुछ ऐसा है। तो और देखिए, अभी ये जो आपके पास दूसरा पार्टिकल है, ये वाला पार्टिकल, इसके पास y में वेलोसिटी नहीं है, तो इसको मैं लिखूंगा m इंटू 0 प्लस m इंटू वी वाई इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए, इसको सॉल्व किया तो वी वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ से 8 आ जाती है, ये हमसे हम कैंसिल हो गया, और ये इधर जाके माइनस आता है, तो वी वाई बिकम्स 8 मीटर पर सेकेंड। सुना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जो तीनों पार्टिकल्स हैं, ये और ये है ना, दिस m m एंड m, यानी कि ये इधर 6 है और ये इधर कितना है भाई, 8 है ना। तो यानी अभी देखिए, जब वेक्टर्स कुछ ऐसे होते हैं, ये 6 ये 8, इसका मतलब क्या हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट लेंगे तो ये रिजल्टेंट कितना आएगा भाई, आएगा आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड। कैसे आया, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, इट बिकम्स 100, कम्स आउट टू बी 10 मीटर पर सेकेंड। यानी कि पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आ गई भाई, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 10 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। यस, लिख लीजिए सारे बच्चे। एवरीवन, एक दो और बॉम्ब के सवाल कराते हैं आपको। ओके, चलिए अगला सवाल करिए सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास कुछ ऐसा है, फिर से वही बॉम्ब। बॉम्ब इनिशियली रेस्ट में था, फिर से फटने के बाद जब बॉम्ब फट गया तो ये वाला इधर चला गया 1 मीटर पर सेकेंड से, है ना, और ये वाला पार्टिकल अभी किसी एक एंगल पे गया, कितने एंगल पे गया, 5 मीटर पर सेकेंड एंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। 37 डिग्री पे ये इधर चला गया, है ना। तो आप बताइए इसकी वेलोसिटी, ये वाला जो तीसरा पार्ट है, दिस थर्ड फ्रैगमेंट इज देयर, तो कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस थर्ड पार्ट। ऑप्शंस आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड, 3√2 मीटर पर सेकेंड, 2√3 मीटर पर सेकेंड एंड 3/√2 मीटर पर सेकेंड। ये करके दिखाइए एवरीवन।
Yes, correct. Correct answer. Very good. हाँ जी, आगे आंसर। कौस्तुभ, प्रतीक, कंचन, साक्षी, आपका आंसर। विघ्नेश, शिवम, युगांश। युगांश आजकल आप आंसर नहीं देते। हाँ करण जोत, अटेंडेंस दे रहे हो क्या भाई? नॉट एक्सेप्ट योर आंसर। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं सवाल को। सो जस्ट अभी क्या करना है भाई आपको, इसका कंपोनेंट इसके रिजॉल्व कर देने हैं ना। जस्ट हम यहाँ पे मान लेंगे कि ये वाला पार्टिकल इधर नीचे इस वेलोसिटी है और इसकी इधर वेलोसिटी है ना। तो ये हो गई वी की वेलोसिटी और ये हो गई इसकी एक्स वाली वेलोसिटी, है ना। सो नाउ अभी देखिए ध्यान से, यहाँ पे इसके क्या होंगे, अभी दो कंपोनेंट्स होंगे, एक नीचे और एक ऊपर की तरफ, है ना। एक कंपोनेंट नीचे होगा और एक कंपोनेंट किधर होगा भाई, ऊपर की तरफ होगा। ओके, वेरी गुड, आंसर आ गया। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम? सो नाउ करना वही है, क्या है भाई, यहाँ पे डेल्टा पी एक्स डायरेक्शन में भी क्या होगा, जीरो होगा, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा, एंड डेल्टा पी वाई डायरेक्शन में भी क्या होगा, जीरो होगा। तो एक बार एक्स में जीरो कर देंगे और एक बार वाई में जीरो कर देंगे, हो गया हमारा काम। जस्ट यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, आपका क्या है भाई 5 मीटर पर सेकेंड है ना, तो इसको आप कुछ ऐसे कर लीजिए, ये है 37, तो इसको आप सॉल्व करके इसको ऐसा लिख लीजिए 5 cos 37, और इसको ऊपर वाले को लिख लीजिए आप 5 sin 37, दैट्स ऑल, है ना। cos 37 एंड sin 37 लिख लीजिए, दैट्स ऑल। ओके, तो चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आएगा, देखिए ये वाला जो मास है इधर की तरफ जा रहा है, तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा एक्स वाली डायरेक्शन में, माइनस ऑफ m इंटू 1 प्लस m इंटू 5 cos 37 डिग्री। देखिए ये वाला मास, देखिए 5 cos 37, इसको लिख रहा हूं मैं, एक्स डायरेक्शन के मोमेंटम्स को मैं कंजर्व कर रहा हूं। ओके, और ये जो तीसरा मास है इसको हमने मान लिया कि इधर इसके पास एक्स में और वाई में क्या है भाई, एक वेलोसिटी है ना। तो मैंने यहाँ पे मान लिया इसके पास एक वेलोसिटी इधर की तरफ मान लिया, तो इसको मैं लिखता हूँ प्लस m इंटू वी एक्स इक्वल टू 0, है ना। जैसे ऐसे लिख लिया है, वेलोसिटी अगर उसकी नेगेटिव है तो ऑफ कोर्स वो नेगेटिव आ जाएगा, तो मैंने इसको प्लस ऑफ m इंटू वी एक्स लिख लिया, ऐसे मान लीजिए इसकी वेलोसिटी। देखिए देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए देखिए ये पहला बॉम्ब है, इसके 3 टुकड़े कर लिए और इसकी वेलोसिटी को मैं ऐसे मान लेता हूँ, है ना। तो और इसकी वेलोसिटी एक इधर है, एक ऊपर की तरफ है, और इसकी वेलोसिटी इधर की तरफ है। ओके, तो इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कैसा आएगा भाई, माइनस m इंटू 1 प्लस m इंटू 5 इंटू इस cos 37 की वैल्यू कितनी होती है भाई, cos 37 होता है आपका 4/5। नहीं याद हो तो ये ट्रायंगल बना ले आप, जब भी कंफ्यूजन हो तो ये हो गया आपका 37 डिग्री, और ये होता है आपका 3, ये होता है 4 और ये 5, तो cos 37 की वैल्यू कितनी होगी भाई, तो होगा आपका 4/5, है ना। 4/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया, प्लस m इंटू वी एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए m को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे जो वी एक्स की वैल्यू आएगी कितनी आती है भाई, वी एक्स की वैल्यू आती है आपके पास -3 मीटर पर सेकेंड, है ना जी। वी एक्स की वैल्यू कितनी आती है, -3 मीटर पर सेकेंड है। हाँ जी, वी एक्स की वैल्यू आती है क्या, -3 मीटर पर सेकेंड। ईच एंड एवरीबॉडी प्लीज कंफर्म जिन बच्चों का आंसर आ गया है। Vx आ गया मेरा -3 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो बॉम्ब है, ये जो बॉम्ब का जो तीसरा फ्रेगमेंट है, इसकी वेलोसिटी किधर आई है भाई, इधर की तरफ आई है ना। बॉम्ब की वेलोसिटी कितनी आई है, इधर की तरफ आई है, नेगेटिव एक्स में, नेगेटिव एक्स में आई।
चलो आप फिर y डायरेक्शन में कंजर्व कर लेंगे हम एक बार। तो y डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे तो ये कैसा आएगा, तो इन y डायरेक्शन में डेल्टा पी वाई इज इक्वल टू 0। तो अभी देखिए ध्यान से 0 इंटू एम, ये वाला मास, इसका y में क्या है भाई, कुछ भी अभी वेलोसिटी नहीं है, तो 0 इंटू एम लिख दिया प्लस m 5 साइन 37 डिग्री। देखिए ये वाली वेलोसिटी, ये वाली वेलोसिटी, ओके। और यहाँ पे देखिए इसकी वेलोसिटी को हमने नीचे माना है, तो इसको लिखूंगा मैं माइनस ऑफ m इंटू वी वाई इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया भाई, 0 प्लस m इंटू 5 साइन 37 की वैल्यू 3/5, ये 5 से 5 कट गया, माइनस m इंटू वी वाई इज इक्वल टू 0। सॉल्व करेंगे m से m, ये क्या हो गया भाई, खत्म हो गया। और यहाँ पे आपके पास वी वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड। वी वाई की वैल्यू क्या हो गई भाई आपके पास 3 मीटर पर सेकेंड, ओके। वी वाई की वैल्यू आपके पास आ गई 3 मीटर पर सेकेंड। नाउ अभी देखिए ध्यान से, तो नीचे वाले की वेलोसिटी कैसी रही होगी, कुछ ऐसी रही होगी, ये मास m, ये मास m, और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे है, और ये देखिए ये यहाँ पे 3 और ये भी 3, इसका जो रिजल्टेंट आएगा आपके पास, दिस रिजल्टेंट विल बी 3√2 मीटर पर सेकेंड, है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए जो आपके पास जो रिजल्टेंट आया क्या है भाई, जो आपके पास जो रिजल्टेंट है ना, तो ये रिजल्टेंट का एंगल थीटा कितना होगा, तो थीटा विल बी हाउ मच, इट विल बी 45 डिग्री। पूरा का पूरा 90 है, ये होगा 45, ये भी होगा आपके पास 45, दैट्स ऑल, ओके। एनी डाउट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन? तो ऐसे सवालों में कोई तकलीफ किसी बच्चों को, किसी बच्चे कोई भी डाउट है आप पूछिए, फिर से बताएं। हाँ समीर, फिर से बताना है। सूरज, समीर एंड सूरज, फिर से बताना है। क्लियर, पक्का एकदम, सवाल पक्का हो रहा है? यानी बॉम्ब वाले क्वेश्चंस किधर भी आएंगे, कभी भी आएंगे, आप कर देंगे सॉल्व। वेरी गुड, ओके ओके। एक सवाल होमवर्क में लेके जाइए, एक सवाल होमवर्क में लेके जाइए, और आप मुझे कल बताइए आंसर आया नहीं आया। तो अगला सवाल आपके सामने, अगला सवाल आपके सामने कुछ ऐसा है, थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी आपको। फिर से ये बॉम्ब आपकी कुछ ये ऐसा है, इसका जो मास है ये कुछ 2:1:1 के रेशियो में फटता है। जब ये बॉम्ब था, अब ये फट गया ना, फटने के बाद ये 2m था, ये m था और ये m। तो इन्होंने ऐसा बताया कि ये बॉम्ब गया आपका 3√2 मीटर पर सेकेंड से एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, है ना, और ये बॉम्ब आ रहा है आपका नीचे 14 मीटर पर सेकेंड से। तो क्वेश्चन है आपका कैलकुलेट इसकी वेलोसिटी आप बताइए। लिख लीजिए सवाल को होमवर्क में। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते फटाफट। यस, लिख लिया आपने होमवर्क के लिए? चलिए देखिए ध्यान से। सो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम कोलिजन्स। तो कोलिजन्स को मैं ना अभी स्टार्ट नहीं करूंगा, कोलिजन्स को हम स्टार्ट करेंगे अगले चैप्टर में। तो स्टार्ट क्या करेंगे, अभी इसका हम पूरा इंट्रोडक्शन देख लेंगे। कोलिजन अभी क्या है, कैसे कोलिजन्स हम पढ़ने वाले हैं, किस टाइप्स के कोलिजन्स होते हैं, विल सी इंट्रोडक्शन, है ना। देखिए कल भी क्लास ना आधे घंटे पहले खत्म करनी पड़ी, बिकॉज इसमें 3-4 बच्चे हैं ना जो वो केमिस्ट्री कई और पढ़ते हैं,
तो उनकी क्लास क्या होगी, थोड़ी सी क्लैश होगी। तो आज भी वो बच्चे, अभी उनकी क्लास फिर से क्लैश हो रही है, तो उनको जाना पड़ा अभी। सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, कोई आए जाए, है ना। तो देखिए ध्यान से, तो कोलिजन अभी यहाँ पे हम पढ़ेंगे ना, दो तरह की पढ़ेंगे। तो देखिए कोलिजन पढ़ने से पहले हम देखते हैं, सपोज मान लीजिए यहाँ पे एक टेनिस बॉल है आपके पास, टेनिस की बॉल है, या फिर आपके पास रबर की बॉल है ना। टेनिस की बॉल है, रबर की बॉल है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप क्या करो, यहाँ पे हिट करो, है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करो, आप हिट करो। फॉर एग्जाम्पल आप ले लीजिए एक रबर की बॉल ले लीजिए, है ना। तो रबर की बॉल को लेके आप दीवार पे क्या करो, हिट करो, और आप उसको क्या करो, कैमरे पे पूरा मोशन आप रिकॉर्ड कीजिए। और कैमरे में मोशन जब आप पूरा रिकॉर्ड करके देखेंगे ना, तो देखिए बॉल की सरफेस, अभी बॉल आपके पास एकदम क्या है, गोल है ना। जैसे ये बॉल का ये वाला सरफेस जैसे दीवार से जो हिट करता है ना, थोड़ा सा वो पिचक जाता है, थोड़ा सा क्या होता है भाई, वो पिचक जाता है, करेक्ट। और उसका जो शेप होता है उस टाइम पे डिफॉर्म हो जाता है, उसका शेप क्या हो जाता है उस टाइम पे, डिफॉर्म हो जाता है। फिर थोड़े टाइम के बाद वापस से क्या होता है, वो शेप फिर से रिगेन होता है ना, वो शेप क्या होता है, फिर से रिगेन होता है। तो अगर आप देखो ध्यान से, जो पिंग पोंग वाली बॉल होती है ना, वो पिंग पोंग वाली बॉल क्या होती है, अगर आपने इस साइड से फेंका, अगर मान लीजिए हाइट कितनी है, 5 मीटर है, अगर आपने इसको फेंका तो क्या होगा, ये वापस उछल के 5 से ऊपर भी जाती है ना, 5 से ऊपर भी जाती है। अगर आपने इसको आराम से नॉर्मली आपने इसको ड्रॉप किया, तो ये नीचे जाएगी और ये फिर उठ के ऊपर 5 पे वापस आ जाएगी, है ना। सो इस केस में क्या होगा, इनका जो डिफॉर्मेशन और रिफॉर्मेशन, इसका जो रेट होगा क्या होगा, काफी फास्ट होगा। जितनी फास्ट आप इसको डिफॉर्म करा रहे हो, उतनी फास्ट क्या हो जाएगी, फिर से रिफॉर्म हो जाएगी वो बॉल, है ना। तो इसमें क्या होता है ना, रिफॉर्मेशन का जो केस, जो प्रोसेस होता है वो क्या होता है, काफी फास्ट होता है, करेक्ट। अगर आप वहीं पे क्या करो, ड्यूस की बॉल ले लो, आप यहाँ ड्यूस बॉल, हार्ड प्लास्टिक बॉल, आप इसको यहाँ पे फेंको, नीचे फेंको, करेक्ट। यहाँ पे आपकी हाइट है 5 मीटर, ये उठ के ऊपर 2 मीटर भी नहीं आएगा, 2 मीटर भी ऊपर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज आपने इसको नीचे फेंका। अब यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है ना, इसका इम्पैक्ट इतना जोरदार होता है, इसका जो सारा का सारा मोमेंटम नीचे की तरफ ट्रांसफर हो जाता है ना। मतलब इसने क्या किया, अभी ग्राउंड को थोड़ा सा क्या किया भाई, डिफॉर्म कर दिया। वैसे तो एकदम से आपको दिखेगा नहीं, बट इफ यू सी एट माइक्रोस्कोपिक लेवल, तो आपको वहां पे दिखेगा कि थोड़ा सा क्या हुआ है, वहां पे वही डिफॉर्मेशन हुआ है ना। अब वहां पे वो जो रिफॉर्मेशन है, उसके सरफेसेस का उतना फास्ट नहीं होता। और दूसरी बात, अगर आप देखो ड्यूस के बॉल को, अगर अपने घर की टाइल्स पे आप लगातार पट-पट करके खेलो, है ना, टाइल्स टूट जाएगी। अदरवाइज ये पिंग पोंग वाली बॉल है, उससे अगर आप खेलो तो आपके घर की टाइल्स नहीं टूटेगी, करेक्ट। तो ये पूरा का पूरा मोमेंटम क्या कर दिया, इसने ट्रांसफर कर दिया, इसलिए वापस ये अपनी पोजीशन पे नहीं आएगा, वापस अपनी पोजीशन पे ये नहीं आएगा। तो कहने की बात ये है कि जब भी कभी आपके कोलिजन हो रहे हैं, जब भी कभी कोलिजन हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा भाई, देयर इज अ डिफॉर्मेशन एंड देयर इज अ रिफॉर्मेशन। सपोज यहाँ पे दो कार आगे जा रही है, दोनों कार अभी यहाँ पे हेड ऑन कोलिजन हुआ, आमने सामने दो कार क्या हो गई भाई, टकरा गई, है ना। तो क्या होता है, दोनों की जो कार है उनका क्या होता है, चटनी बन जाता है ना। तो कभी आप ट्रैवलिंग कर रहे होंगे रोड पे, तो आपने देखा होगा कि एक पीछे इधर एक ट्रक पड़ा हुआ है और इधर एक स्कॉर्पियो पड़ा हुआ है, उसके आगे का जो पूरा पोर्शन एकदम पूरा सा गया हुआ है, और ट्रक का भी कुछ पोर्शन ऐसा बचा हुआ है। और लोग बात करते हैं कि ये कल रात को इधर 10 लोग मर गए, है ना, सुना होगा आपने। तो उसमें क्या होता है भाई, कि जब भी कोलिजन होता है, देयर हैज टू बी डिफॉर्मेशन, देयर हैज टू बी डिफॉर्मेशन, करेक्ट। सो और देखते हैं यहाँ पे, तो डिफॉर्मेशन होता है। सो इसके हिसाब पे, बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, कोलिजन को दो पार्ट्स में बांटा गया। एक था आपका इलास्टिक कोलिजन, और दूसरा था आपका इनइलास्टिक कोलिजन। तो देखिए, इलास्टिक कोलिजन वैसा कोलिजन होता है जिसमें जो आपका जो डिफॉर्मेशन है बिल्कुल जीरो मानते हैं। क्या मानते हैं उसको, हम बिल्कुल ही जीरो मानते हैं। हम ऐसा मानते हैं कि कुछ भी उसमें तो चेंजेस आएगी नहीं, वी अज्यूम लाइक दैट, है ना।
तो इसमें ये जब भी कोई दो बॉडीज टकराए तो क्या हो गया भाई, इसमें कुछ डिफॉर्मेशन नहीं हो गया, हम ऐसा मानते हैं, करेक्ट। जबकि इनलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता। इनलास्टिक कोलिजन में जब भी ऐसा कोलिजन हुआ, हम ये मानते हैं कि शेप में डिफॉर्मेशन हुआ, उनकी वेलोसिटी में कुछ तो कमी आई, है ना। तो अभी देखिए ध्यान से, मान लीजिए आपके पास क्या है, एक पार्टिकल है यहाँ पे, और ये है आपके पास दूसरा पार्टिकल, इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2, हमें मानते हैं दिस v1 इज ग्रेटर देन v2, है ना। ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा है और ये आपका 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तभी तो कोलिजन होगा, है ना। अगर मानते हैं कि ये कोलिजन आपका इलास्टिक हो रहा है, ये कोलिजन क्या हो रहा है भाई, आपका इलास्टिक हो रहा है, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल होती है वही फाइनल भी होती है। इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन को हम ऐसे डिफाइन करते हैं, इलास्टिक कोलिजन में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो सिस्टम की होती है वही फाइनल होती है, करेक्ट। जबकि इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा नहीं होता, इन इलास्टिक कोलिजन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए जब हम कोलिजन के टाइप्स को हम डिफाइन करते हैं ना, तो कोलिजन के टाइप्स को डिफाइन करते हैं तो दो भागों में डिफाइन करते हैं। कैसा? द फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, करेक्ट। तो पहला, अगर काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल, then these type of collision is called elastic collision, okay। अगर this k initial लिखते जाइए is not equal to, तो ये क्या होगा, this will be called inelastic collision, करेक्ट। तो आपको सीधे से समझ में आ रहा है इलास्टिक क्या है, इनइलास्टिक क्या है। तो इलास्टिक को बताया गया काइनेटिक एनर्जी की बेसिस पे, अगर k इनिशियल इज इक्वल टू k फाइनल, देन द टाइप ऑफ कोलिजन इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। और इनइलास्टिक कोलिजन किसको बोलते हैं कि काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल अगर आपकी बराबर नहीं हो, दैट इज कॉल्ड इनइलास्टिक, है ना। फिर अगले लेक्चर में देखेंगे व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, वो भी हम देखेंगे बाद में। तो ये हो गया आपका ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। दूसरा कोलिजन होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन, है ना। ओरिएंटेशन के बेसिस पे कैसा होता है, देखेंगे ओरिएंटेशन का बेसिस का मतलब क्या है। तो देखिए, कभी कभी कोलिजन, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर से इधर आ रहा है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम आमने सामने की भिड़ंत, है ना। तो अखबार में आप पढ़ते होंगे कि एक ट्रेन इधर से आ रही थी, एक ट्रेन इधर से आ रही थी, और दोनों ट्रेन आमने सामने से टकरा गई। तो रोड के जो एक्सीडेंट्स होते हैं कैसे होते हैं, ये ट्रक, ये ट्रैक्टर, ये ट्रक, ये कार आमने सामने से बिल्कुल टकरा गई, है ना। तो ऐसे कोलिजन्स को हम क्या बोलते हैं, ऐसे कोलिजन को बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन। क्या बोलते हैं भाई इसको, इसको बोलते हैं हम हेड ऑन। क्या बोलते हैं इसको हम, हेड ऑन कोलिजन। तो ये हेड ऑन कोलिजन क्या होता है भाई, कुछ ऐसा होता है। दूसरा कोलिजन अगर मान लीजिए, अगर मान लो कि एक बॉडी ऐसे जा रही है और एक बॉडी कुछ ऐसे आ रही है ना। अब इनका जो कोलिजन होगा वो कैसा होगा, कोलिजन इनका कुछ ऐसे होगा, है ना। तो अभी देखिए यहाँ पे कोलिजन ऐसे हो रहा है, ये इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं, है ना। मतलब अभी ये कोलिजन आमने सामने वाली नहीं है, तो इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम ऑब्लिक, इनको बोलते हैं हम ऑब्लिक कोलिजन, ओके। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, कोलिजन क्या होता है, जब कोलिजन होता है तो क्या होता है, ओके। डिफॉर्मेशन होता है, रिफॉर्मेशन होता है, और उनकी काइनेटिक एनर्जी हो सकती है बराबर हो जाए इंपैक्ट से पहले, इंपैक्ट के बाद में, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, इलास्टिक बोलते हैं। अगर वैसा नहीं हो तो उसको बोलेंगे हम इनइलास्टिक बोलेंगे। अरे ये कहाँ से आ गया, यस, इसको बोलेंगे इलास्टिक और इसको बोलेंगे हम इनइलास्टिक। और दो टाइप में, दो तरह से इसका हम डिवीजन करते हैं कोलिजन का। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड सेकंड ऑन द बेसिस ऑफ ओरिएंटेशन। तो चार तरह के ये हो गए हमारे पास, एक ऑब्लिक, एक हेड ऑन, ओके। जस्ट एक बार हम रिवीजन करेंगे क्लास का। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, तो आज हमने स्टार्टिंग में थोड़ा रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद एक सवाल किया वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का, उसके बाद हम किस पे आए, उसके बाद हम इस पे आए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, है ना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखा हमने,
और उसकी दोनों तरीके से हमने उसको देखा। सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में कैसा होता है, न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से कैसा होता है, उस पर हमने क्या किया, कुछ अच्छे क्वेश्चंस किए। उसके बाद हमने कोलिजन के क्वेश्चन किए, बॉम्ब एक्सप्लोजन को देखा, है ना, फ्रैगमेंट्स जब टूटते हैं तो क्या होता है वो देखा। ओके, एंड फाइनली हमने कोलिजन को जस्ट स्टार्ट कर दिया है। विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो कोलिजन। यस, किसी बच्चे को कोई डाउट, कोई तकलीफ? लास्ट का स्लाइड दिखा दूं एक सेकंड। यस, देख लीजिए। ओके, डन। ओके, थैंक यू वेरी मच। कुछ डाउट हो तो बताइए। Thanks for attendance.